आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास 12th की आपकी पॉलिटिकल साइंस की, जो आपका 2024 के बोर्ड का जो रिवीजन क्लास है। इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू में 2 मार्क्स के अंदर और आपके 4 मार्क्स से 6 मार्क्स के अंदर आपके क्या क्या पूछा जा सकता है, हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है आप सभी का दो ध्रुवीयता का अंत। तो चलिए आज की अपनी जो क्लास हम अपनी इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो दो ध्रुवीयता है क्या, आपसे पहला क्वेश्चन चैप्टर में यहीं से पूछता है। दो ध्रुव से आप क्या समझते हैं? वैसे ध्रुव का मतलब क्या होता है? ध्रुव का मतलब होता है पोल। पृथ्वी को अगर हम देखेंगे तो उसमें दो ध्रुव हैं, एक ऊपर की तरफ है, इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और जो आपको नीचे दिखता है इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों जो ध्रुव के प्रदेश हैं ये बहुत ठंड है। हालांकि ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। दो ध्रुव का मतलब क्या है? दो ध्रुव का मतलब यहाँ पर दो महाशक्तियां हैं। दो ध्रुव का मतलब यहाँ पर क्या है? दो महाशक्तियां हैं, या फिर आप इन्हें दो महादेश भी कह सकते हो। पहली तरफ आप देखोगे, और ये दो ध्रुवीयता का जो शुरुआत है, ये पहली बात तो शुरुआत, पहले इसका शुरुआत समझो फिर इसका अंत समझना। तो दो महादेश या दो ध्रुव जो है इनकी शुरुआत कब होती है? तो सोवियत संघ की बात करें, यूएसएसआर की बात करें, तो ये 1917 में समाजवादी सोवियत गणराज्य के रूप में उभरा। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, और उस रूस की क्रांति के बाद में क्या हुआ कि 15 गणराज्यों से मिलकर क्या हुआ? सोवियत संघ अस्तित्व में आया। ये वो क्षण था जब पहला विश्व युद्ध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहा था, और उस समय रूस इतना अधिक ताकतवर नहीं था, इसीलिए वहां पर एक साम्यवादी क्रांति होती है। उस क्रांति के बाद में रूस का अस्तित्व आता है। और ये जो दो ध्रुव की बात करते हैं, तो एक तरफ तो आपका यूएसएसआर है और दूसरी तरफ आपका यूएस है। ये दोनों दूसरी महायुद्ध के बाद या दूसरे विश्व युद्ध के बाद में दो ध्रुव के रूप में या विश्व की दो बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरते हैं, और इन दोनों को ही हम दो ध्रुवीयता की शुरुआत की बात करते हैं। ये दो ध्रुवीयता की शुरुआत कब हुई? तो आप कहोगे 1945 के बाद। 1945 में क्या हुआ? 1945 में जो है दूसरा विश्व युद्ध जो है वो समाप्त होता है। स्टार्टिंग की बात करें दूसरा विश्व युद्ध की तो 1939 से होता है। पूरी एक्चुअल बात डेट करोगे तो 1 सितंबर 1939 को शुरू होगा और 2 सितंबर 1945 को ये समाप्त होगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तो हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने दुनिया में बहुत सारे बदलाव कर दिए। सबसे पहली बात, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत से ऐसे ताकतवर देश जो दुनिया में थे, अब वो ताकतवर देश नहीं रहे। ये एग्जांपल दें, जर्मनी जो दुनिया की ताकतवर देशों में से एक था, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। आप कह सकते हो कि वो कमजोर पड़ गया। इटली था, वो भी ताकतवर देश था, वो भी कमजोर पड़ गया। जापान था, वो भी ताकतवर देश था, लेकिन वो भी कमजोर हो गया। ये ध्रुव राष्ट्र थे। आप सबको मैं बता दूं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ भी था, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये दो, हमेशा वॉर जो है दो पक्षों के बीच में होता है, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये भी दो पक्षों के बीच में हुआ। पहले नंबर पे आपका ध्रुव राष्ट्र जो कि युद्ध हार गए थे, और फिर आप मित्र राष्ट्र। किसी को पहले लिख लो, कोई चक्कर नहीं है, पहले मित्र राष्ट्र कह दो, पहले ध्रुव राष्ट्र कह दो, बात दोनों की करनी है। तो ध्रुव राष्ट्र कौन थे? जो युद्ध हार गए थे। और मित्र राष्ट्र कौन थे? जो युद्ध जीत गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा नहीं कि जो युद्ध जीत गए सारे ताकतवर। आप ये कहोगे कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी हमने ये चीज देखी, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी, कि जो मित्र राष्ट्र थे इसमें जैसे चार मेन कंट्री थी। एक तो आप यूएसएसआर को कह सकते हो, यूएसए को कह सकते हो, आप यूके यानी ब्रिटेन को कह सकते हो, और आपका फ्रांस इसको कह सकते हो। हालांकि और भी देश है इसके अंदर, पर ये चार मेन है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ब्रिटेन यानी जो यूके है, पहले ये भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले भी ताकतवर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी ताकतवर था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हम देखते हैं ब्रिटेन जो है वो कमजोर पड़ जाता है। इसकी जगह पर हम देखें ताकतवर तो यूएसएसआर बन जाता है। और पहले फ्रांस भी ताकतवर था सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले, लेकिन फ्रांस भी कमजोर हो गया, और फ्रांस का स्थान किसने ले लिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? यूएसए ने ले लिया। हम कह सकते हैं कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो बेसिकली मित्र राष्ट्रों ने जीता, और मित्र राष्ट्रों में भी केवल दो महाशक्तियां बची, जिसका नाम, पहले का नाम जो है आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरे नंबर पे आप सभी का आता है तो समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसे हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में? अब आपको ये बात पता चल गई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल दो महाशक्ति बची, पहली यूएसए और दूसरे नंबर पे यूएसएसआर। और इन दोनों के बीच में विश्व की सबसे बड़ी ताकत या फिर सबसे शक्तिशाली महाशक्ति बनने की होड़ मच गई, और इस होड़ ने किस बात को जन्म दिया? शीत युद्ध को जन्म दिया। और ये दो महाशक्तियां अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए क्या कर रही थी? अपने खेमे को बढ़ा रही थी। खेमा बढ़ाना मतलब अपने गुट को बढ़ा रही थी।
अपने गुट को बढ़ाने की वजह से ही दो ध्रुव बन जाते हैं। एक ध्रुव बन जाता है आपका अमेरिका की तरफ से, एक ध्रुव बन जाता है आपका सोवियत संघ की तरफ से। अमेरिका के साथ जो देश बने वो पश्चिमी गुट के कहलाए, और जो सोवियत संघ के साथ रहे वो आपके पूर्वी गुट के रहे। वो किस गुट के रहे? आपके पूर्वी गुट के रहे। तो आपको याद रखना है पश्चिमी गुट किसका है, तो आप कहोगे पश्चिमी गुट अमेरिका का, और पूर्वी गुट किसका है? सोवियत संघ का। तो दो ध्रुवीयता का अंत अब इस चैप्टर के नाम पे आए। अब आपको दो ध्रुवीयता के बारे में पता चल गया। दो ध्रुवीयता का मतलब ये है कि एक तो अमेरिका के साथ के देश जो कि पश्चिमी गुट के नाम से जान रहे हैं, और दूसरा हम देख रहे हैं पूर्वी गुट जो कि सोवियत संघ के साथ के देश है। लेकिन ये इतना आसान नहीं रहा। शीत युद्ध जो है हम देखते हैं, यानी दोनों के बीच में जो विश्व की महाशक्ति बनने की होड़ थी, ये कोई कुछ सालों तक ही नहीं, ये काफी लंबे अरसे तक चली। लंबे अरसे में आप ये कह सकते हो कि ये 1945 से लेकर 1991 तक चला। कब तक चला? जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया। क्योंकि शीत युद्ध के काल में हमने देखा कि डायरेक्टली, परोक्ष रूप से दोनों महाशक्तियां आपस में लड़ी नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि दोनों के पास में परमाणु बम था, और इसीलिए दोनों के दोनों देश एक दूसरे से पैसों के मामले में, उद्योग के मामले में, स्पेस वॉर के मामले में, इन सब टेक्निकों के मामले में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। डायरेक्ट रूप से कोई भी युद्ध नहीं कर रहा था। ऐसा शीत युद्ध के काल में कई बार ऐसा हुआ कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए, परंतु वास्तव में इनके बीच में कभी युद्ध नहीं हुआ। और अंत में सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ज्यादा खराब हो गई, और 1991 में सोवियत संघ के कुछ देशों ने यह घोषणा करी कि हम सोवियत संघ के साथ नहीं है, जिसमें रूस, बेलारूस और यूक्रेन प्रमुख है। अब आपको ये याद रखना है कि एक नंबर में आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यूएसएसआर था, जो सोवियत संघ था, उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो आप बोलोगे रूस बना। जो सोवियत संघ के पास में वीटो थी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य जो था, उसका जो अधिकार है वो किसको मिला? वो रूस को मिला। आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर आप दो ध्रुवीयता के बारे में आपसे कोई पूछे तो दो ध्रुवीयता क्या थी, तो आप बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद में दो महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और सोवियत संघ। ये दो ध्रुवीय थे। जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में डायरेक्टली कोई वॉर नहीं हो रहा था। और ऐसा नहीं है कि इनके बीच में कभी एक दोनों के आमने सामने नहीं आए, लेकिन डायरेक्टली इनके बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ। कई बार ऐसा हुआ कि दोनों अलग अलग देशों को सपोर्ट कर रहे हैं और दोनों की सेनाएं एक दूसरे से लड़ती हुई भी दिखी, लेकिन डायरेक्टली कोई एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहा था। उसके पीछे रीजन क्या था? सभी दोनों देशों के पास में परमाणु बम था। आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई बर्लिन है वो किस देश से संबंधित है? बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है। और बर्लिन से दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं जुड़े हुए। पहला क्वेश्चन आपसे, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? तो इसे 1961 में ये बनाई गई, लेकिन ये उसी वर्ष पूरी नहीं हुई थी। ध्यान रखना है आप सभी को, इसको लगभग समय लग गया था, 1 साल का। और इसका विध्वंस कब हुआ, इसको कब गिराया गया, इसे तोड़ा कब गया? तो ध्यान रखना है आपको, नवंबर का मंथ है 9 नवंबर 1989। इस टाइम बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि बर्लिन की दीवार को किसके द्वारा गिराया गया था? तो पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन की, जो क्योंकि शीत युद्ध के काल में जो जर्मनी था उसको दो हिस्से कर दिए गए थे। एक हिस्सा आपका जर्मनी का जो हिस्सा था वो किसके पास था? सोवियत संघ के पास था। उसे पूर्वी जर्मनी कहा गया। और बेसिकली पूर्वी जर्मनी के लोग बिल्कुल खुश नहीं थे सोवियत संघ की शासन से, क्योंकि वहां पर लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं थे। वहां के लोग अपने इच्छानुसार कार्य नहीं कर पा रहे थे। और वहीं पश्चिमी जर्मनी के जो लोग थे अमेरिका के साथ से, वहां का लाइफस्टाइल पूर्वी लोगों के लाइफस्टाइल से कुछ बेहतर था। इसीलिए वहां की जनता ने स्वयं ही इस दीवार को गिराया था, क्योंकि ये दीवार बेसिकली एक्चुअलिटी में ये दिखाता था कि भाई सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। और इस दीवार के गिरते ही दुनिया ने बात कह दी कि अब उनके बीच में जितना अधिक संघर्ष चल रहा था, जितना अधिक शीत युद्ध था, वो शीत युद्ध धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई सोवियत संघ जो है वो किस प्रकार से बना, कब बना था सोवियत संघ? तो 1919 में रूस की क्रांति हुई थी। आपके पेपर में रूसी क्रांति ना लिखकर ये बोल्शेविक क्रांति भी लिखा जा सकता है। रूसी क्रांति को छोड़कर आपके पेपर में क्या लिखा जा सकता है? बोल्शेविक क्रांति भी लिखा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बोल्शेविक क्रांति किस देश से संबंधित है, अगर मैप में भी पूछ ले या कोई वैसे भी पूछ ले, एक नंबर में भी पूछ ले, तो रूस से संबंधित है। कितने गणराज्य मिलकर बने थे? 15 गणराज्य मिलकर बने थे। और बेसिकली
जब सोवियत संघ की क्रांति हुई, इसमें एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये क्रांति हुई, जो रूस के अंदर जो क्रांति हुई, तो ये क्रांति कौन सी क्रांति थी? तो समाजवादी क्रांति थी। इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो व्लादिमीर लेनिन ने किया था। ध्यान रखना, वही सोवियत संघ का सबसे पहला क्या कहते हैं महासचिव भी बना था, व्लादिमीर लेनिन। और साथ ही साथ में ये जो क्रांति हुई थी, ये क्रांति क्यों हुई थी? क्योंकि वहां पर अमीर गरीब का अंतर बहुत ज्यादा था। अमीर गरीब का अंतर बहुत ज्यादा था। आप कह सकते हो एक तरफ जमींदार और दूसरी तरफ किसान थे, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एक तरफ मिल मालिक और दूसरी तरफ मजदूर थे। और क्या होता था कि जो प्रभावशाली वर्ग है उसके द्वारा गरीबों का शोषण किया जाता था। इस असमता को, या हम कह सकते हो जो ये समता नहीं था, असमता मतलब समानता नहीं है, गैर समानता आधारित व्यवस्था थी। इस गैर समानता आधारित व्यवस्था को खत्म करके यहाँ पर एक समतावादी समाज लाना चाहते थे, जिसमें जो है संसाधनों का जो नियंत्रण है वो केवल सरकार के पास नहीं होगा। संसाधनों का जो नियंत्रण है वो अमीर लोगों के हाथ में केवल ना पहुंचे, वो समुदाय के हाथ में पहुंचे। क्योंकि आप सबको पता है सरकार चलाने वाले लोग हो सकते हैं एक पल के लिए कि वो अमीर बन जाए, लेकिन उसका नियंत्रण जो है वो सामुदायिक नियंत्रण रहना चाहिए। हालांकि नियंत्रण सरकार के हाथ में ही रहता है। क्यों रहता है सरकार के हाथ में? क्योंकि सरकार उसके जरिए सभी लोगों के बीच में समानता लाने की कोशिश करती है। इसके साथ साथ इसमें ध्यान रखना है कि इस पे राज्य का नियंत्रण पर आधारित थी। राज्य के नियंत्रण पर आधारित होने का मतलब है कि सरकार इस पे कंट्रोल करेगी। सरकार भी कंट्रोल किस हद तक करेगी? सरकार कंट्रोल इस पे इस हद तक करेगी कि जो भी नियंत्रण है वो नियंत्रण समुदाय के लोग हर कोई उसका यूज कर सके। इसीलिए दूसरी बात, इसकी शासन व्यवस्था कैसी होगी? साम्यवादी जो दल होते हैं, जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी कह देते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी। जिस देश में भी साम्यवादी शासन व्यवस्था होगी उस देश में एक ही वन पार्टी सिस्टम होता है, एक दलीय व्यवस्था होती है, और वहां पर अधिकतर कम्युनिस्ट पार्टी देखने को मिलता है हम लोगों को। और सोवियत जो सिस्टम था, सोवियत प्रणाली थी या सोवियत संघ जो था, उसके अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी ही थी। अब सोवियत प्रणाली की विशेषता, ये 4 नंबर में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत प्रणाली मतलब पूरी की पूरी सोवियत की व्यवस्था कैसे चलती थी। तो आप कह सकते हो कि सोवियत संघ के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया गया। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि इसमें लोगों को निजी अधिकार होते हैं, निजी संपत्ति के अधिकार होते हैं। तो निजी जो आपका संपत्ति जो थी उसका अधिकार नहीं था। हम कह सकते हैं पूंजीवादी व्यवस्था का अभाव था, विरोध था, और समाज के आदर्श से प्रेरित थी। यानी समाज में हर एक व्यक्ति इसका क्या कर सके, लाभ उठा सके, इस बात से ये प्रेरित थी। दूसरी बात, सेकंड, सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि सरकार की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं या समाज के अंदर जितनी भी व्यवस्थाएं होंगी वो सरकार द्वारा नियोजित की जाएगी। वो प्लानिंग पूर्वक, या फिर हम कह सकते हैं प्लानिंग से की जाएगी। साम्यवादी पार्टी का दबाव था। साम्यवादी पार्टी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। जीवन का जो न्यूनतम जितने भी स्तर हैं, चाहे आपकी शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, आपके रोजगार की व्यवस्था, ये सारी की सारी जो नागरिकों को उपलब्ध कराना, ये किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार की जिम्मेदारी थी। वहां पर बेरोजगारी का अभाव था। बेरोजगारी का अभाव का मतलब है वहां पर बेरोजगारी नहीं थी। सरकार, ऐसा नहीं था कि वहां पर निजी संपत्ति नहीं थी, हर व्यक्ति को इतनी इतनी संपत्ति दी गई थी ताकि वो अपना जीवन का भरण पोषण कर सके। ऐसा नहीं था जैसे आज देखते हैं हम किसी के पास है तो बहुत सारा पैसा है, वहां पर ऐसा नहीं था। दूसरा, उन्नत किस्म की संचार प्रणाली थी। जैसे आज हमारे पास में संचार प्रणाली की और भी उन्नत तरीके आ चुके हैं, लेकिन वहां पर सोवियत संघ के अंदर जैसे एक समय था गांव के अंदर, सारे गांव हमारे भारत के अंदर अंग्रेजी शासन से ही पोस्टल सिस्टम के थ्रू जुड़े हुए हैं। पोस्टल सिस्टम, अगर कोई खबर किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती थी तो बाई पोस्ट जा सकती थी। ठीक उसी प्रकार से वहां पर जो उन्नत प्रकार की संचार प्रणाली मौजूद थी। अगर हम बात करें संसाधनों पे अधिकार की, तो राज्य का स्वामित्व होता था, और उत्पादन के जितने भी साधन थे, अधिकतर साधन जैसे थे, उन पे सरकार का नियंत्रण था। चाहे वो फैक्ट्री वगैरह थी, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री थी, उन सब पे नियंत्रण भी वहां पर किसका था? वहां की सरकार का था। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन है, पहली दुनिया के देश किसे कहते हैं? पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और एक तीसरी दुनिया। पहली दुनिया जो है वो यूएसए अमेरिका के सदर जो 7 के गुट में थे उनको पहली दुनिया को कहा जाता है।
दूसरी दुनिया जो यूएसएसआर के साथ के थे उन्हें दूसरी दुनिया, और जो तीसरी दुनिया गुटनिरपेक्ष के साथ थे देश, उनको कहा जाता है तीसरी दुनिया के देश। तो आपसे कहे दूसरी दुनिया के देश कौन से थे, या दूसरी दुनिया से आपका क्या अभिप्राय है, तो आप कहोगे कि पूर्वी यूरोप के देश जो कि अधिकतर यूएसएसआर से संबंधित देश थे, यूएसएसआर से संबंध रखते थे, तो पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्क पर ढाला गया, इस समाजवादी देशों को ही दूसरी दुनिया कहा गया। आप सामान्य जो शब्दों में कह सकते हो कि ऐसे देश जो शीत युद्ध के काल में सोवियत संघ के गुट में शामिल थे और सोवियत संघ के द्वारा उन्हें सपोर्ट किया जाता था, सहयोग किया जाता था, या जिन देशों में साम्यवादी शासन व्यवस्था थी शीत युद्ध के काल में, उन्हें क्या कहा गया, दूसरी दुनिया का देश कहा गया। अब इसमें पूर्वी यूरोप के अलावा भी और भी देश थे, ऐसा नहीं था कि केवल पूर्वी यूरोप के देश थे। अगला क्वेश्चन आप सभी का मिखाइल गोर्बाचेव से बन सकता है। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, तो ये सोवियत संघ के अंतिम महासचिव थे। कौन थे? अंतिम महासचिव। महासचिव कौन होते हैं, तो महासचिव आपको पता है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधार की नीति अपनाई। दो तरीके की सुधार लाए उन्होंने, एक आपका ग्लास नोट है और दूसरा आपका पेरेस्ट्रोइका है। ध्यान रखना है, हिंदी में हम इसे कहें तो खुलापन, और दूसरा आप सभी का है पुनः संरचना। तो आपसे इंग्लिश में तो अधिकतर बच्चों को याद ही रहता है, अगर हिंदी में भी आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। ग्लास नोट और पेरेस्ट्रोइका, खुलापन और पुनर्संरचना। खुलापन क्या था? सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को ये देखा गया, महसूस किया गया कि वो बंद अर्थव्यवस्था है, क्योंकि बाहर से कोई भी इन्वेस्टर्स आ नहीं सकता था। सारे के सारे संसाधनों पर जो नियंत्रण था वो सरकार का था, और किसी भी देश में अधिकतर जब बाहरी इन्वेस्टमेंट होता है, बाहर से पैसा होता है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था जल्दी से विकास करती है। सोवियत संघ के अंदर इसी का अभाव था। मिखाइल गोर्बाचेव ने यही नीति अपनाई कि जो ये बंद अर्थव्यवस्था है, बाहरी जो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती, उस इन्वेस्टमेंट हो पाए, इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था के जो द्वार थे वो खोलने के प्रयास किए। अर्थव्यवस्था को, या आप कह सकते हो बंद अर्थव्यवस्था थी, उसको खोलना चाहा, इसे खुलापन कहा गया। और दूसरा आपका पुनर्संरचना जो है पेरेस्ट्रोइका। आपने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र पार्टी थी और उसका तानाशाही रवैया बिल्कुल बढ़ता जा रहा था। तानाशाही रवैया ना बढ़े, इसके लिए वहां पर क्या किया गया कि भाई अन्य पार्टियों के लिए भी सुझाव लाए जा रहे थे कि पार्टी के जो नीति निर्धारण करने के तरीके थे उनमें सुधार लाए थे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि खुलापन या पेरेस्ट्रोइका, जो आपका ग्लास नोट है, उनमें से लोकतांत्रिकरण किसके थ्रू किया जा रहा था, तो पेरेस्ट्रोइका के थ्रू लोकतांत्रिकरण किया जा रहा था। और जो उसकी अर्थव्यवस्था की जो सुधार की बात है वो क्या किया जा रहा था, आपका खुलापन की। संघ की अब भाई समाप्ति की बात करें तो मिखाइल गोर्बाचेव जो है अंतिम महासचिव रहे, और अंतिम महासचिव ने सुधार की बात करी। आप सबको पता है 1970 के दशक के बाद से ही सोवियत संघ एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन गई थी 1970 के बाद से ही जिसमें इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगा था। मैं आपको बता दूं कि 1962 में जब क्यूबा मिसाइल संकट हुआ, उसके बाद से हमने देखा कि सोवियत संघ की अधिकतर नीति एक ऐसी आई थी जिसमें वो ज्यादातर क्या कर रहे थे, समझौते कर रहे थे। आपसे पेपर में क्वेश्चन भी बनता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पर आपसे अगर पूछ ले देदांत के बारे में, क्या होता है देदांत, बुक में नहीं मिलेगा कहीं पर भी, या फिर तनाव शैथिल्य, ये पूछ ले तो दोनों एक ही बात है, अलग बात नहीं है। इंग्लिश में डिटेन बोल देते हैं, देख लेना। तनाव शैथिल्य हिंदी में लिखा आएगा, वेदांत लिखा जाए या तनाव शैथिल्य लिखा जाए। ये था क्या, मैं आपको बता दूं 1963 से लगभग 1979 तक, जब तक सोवियत संघ की सेना ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप नहीं किया। 79 में सोवियत संघ की सेना ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था, पेपर में पूछा गया सवाल है और बुक में भी दिया गया है। ये जो बीच का काल दिख रहा है आपको, इस पूरे काल को 63 से लेकर 79 के बीच का काल, इस पूरे काल को ही तनाव शैथिल्य का काल कहते हैं। जब आप कॉलेजेस में आओगे तो आपको इसको पढ़ना होगा, और ये पूछा जाता है आपके पेपर में। पूछा क्यों जाता है मैं आपको कारण बता दूं, क्योंकि इस पूरे के पूरे काल में सोवियत संघ और जो अमेरिका है उनके बीच में कोई संघर्ष वाले कार्य नहीं हुआ, बल्कि दोनों के दोनों समझौते कर रहे थे। तो दुनिया के बहुत सारे देश ऐसा थे, उनका कहना था कि उसके बाद 63 के बाद से ही
सोवियत संघ जो है उसकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी और सोवियत संघ अपनी अर्थव्यवस्था को हील करने की कोशिश कर रहा था। सोवियत संघ अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि दोनों के बीच में समझौते हुए। आपने सीटीबीटी के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। एनपीटी के बारे में पढ़ा होगा, एनपीटी के बारे में पढ़ा होगा। एनपीटी के बाद में आपने एबीएम के बारे में पढ़ा होगा, आपने साल्ट 1 के बारे में पढ़ा होगा, साल्ट 2 के बारे में पढ़ा होगा और एक साल्ट 3 के बारे में पढ़ा होगा। ये सारे के सारे समझौते हैं जो इस काल में ही हुए थे। सीटीबीटी का मतलब यह है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसमें यह था कि भाई जो भी परमाणु परीक्षण देश करेगा वो ना तो आपका जल में करेगा, ना ही आपका स्पेस में करेगा और ना ही वो आपका वायु में करेगा। इसमें यह समझौता किया गया। एनपीटी में यह कहा गया कि 5 देश जिनके पास में परमाणु बम है वो परमाणु हथियार रख सकेंगे, बाकी विश्व में और कोई देश परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। एबीएम में यह था कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। इस पे ये समझौता किया गया था कि बहुत सारे देशों ने बैलिस्टिक मिसाइल्स बना ली थी। और बैलिस्टिक मिसाइल्स बेसिकली क्या होता है, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली आप अपना टारगेट सेट कर दो और उस टारगेट पे जाकर वो सीधा गिरेगा। तो ये ऐसी मिसाइलें थी जो सबके लिए, क्योंकि देखो राजनीतिक संबंध सरकारों के खराब है, जनता का क्या दोष है, जनता का कोई दोष नहीं। और जब कभी 2 देशों के बीच में युद्ध होता है तो वहां की जो पब्लिक होती है, जनता, उस पर भी उसका बुरा असर देखने को मिलता है। इसीलिए साल्ट 1, 2, 3 ये क्या है, बेसिकली ये संधि थी, ये आप कहोगे सैनिक समझो, एक तरीके से यूरोप के अंदर स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेड ट्रीटी बोलते हैं साल्ट को। बेसिकली ये था क्या कि यूरोप के देश, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोप के देश शामिल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप के देश शामिल, जो कोल्ड वॉर हुआ, शीत युद्ध हुआ, उसमें भी पूर्वी और पश्चिमी यूरोप आपस में देशों का ही मेनली कंसर्न यूरोप का रहा। तो यूरोप में एक बार हमने देख लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के करीब में जो जापान है, जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया गया। तो ऐसा कोई देश बिल्कुल नहीं चाहता था कि उनके ऊपर परमाणु बम गिराया जाए। इसीलिए वहां के देशों ने सोच लिया कि भैया अब हम अपनी सहयोग की वार्ता करेंगे। जो ये साल्ट 1 और साल्ट 2 की जब बैठकें होती थी तो उसमें पूर्वी यूरोप के भी देशों को बुलाया जाता था और पश्चिमी यूरोप के भी, कि अगर किसी बात को लेकर मतभेद है, लड़ाई झगड़ा है, विवाद है, तो वो आपस में उन विवादों को सुलझा ले। तो ये वेदांत का जो पूरा का पूरा काल रहा, इस पूरे के पूरे काल में हमने क्या देखा कि कोई शीत युद्ध बढ़ा नहीं, बल्कि शीत युद्ध कम करने की बात हुई, क्योंकि ये समझौता हुए इस काल में। क्या हुए? समझौते। लेकिन 1979 में जैसे ही सोवियत संघ ने अपनी आर्मी को अफगानिस्तान में उतारा, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध दोबारा से शुरू हो गया। दोबारा से अमेरिका और जो सोवियत संघ है उनके संबंध बिल्कुल ही क्या हो गए? खराब हो गए, बिल्कुल खराब। अमेरिका चाहता था कि वहां पर पूंजीवादी व्यवस्था है और वहीं सोवियत संघ चाहता था कि वहां के जो मुजाहिदीन थे, आतंकवादी लोग, सोवियत संघ ने आतंकवाद को ही वहां पर बढ़ावा दिया और वहां के लोगों को मुजाहिदीन आतंकवादी बनाकर कहा गया कि आप यहाँ पर अपनी धार्मिक शासन व्यवस्था स्थापित करो। सोवियत संघ उस चीज को सपोर्ट करने लगा था और दोनों के बीच में संबंध खराब हो गए। यह सिलसिला चलता रहा। आगे चलकर सोवियत संघ जो है उसकी अर्थव्यवस्था और खराब होती है। मजबूरन मिखाइल गोर्बाचेव ने डिक्लेयर कर दिया सोवियत संघ अपनी जो आर्मी है वो अफगानिस्तान से वापस लेगा। इसके बाद में देखो सोवियत संघ की अब समाप्ति की बात करते हैं। आपने देखा सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, उसे मजबूरन अपनी जो सेना है वो अफगानिस्तान से बुलानी पड़ रही है और धीरे धीरे ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। आपने फिर ये भी देखा कि सोवियत संघ के जो महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए कुछ सुधार भी कर रहे हैं, जिसमें ग्लास नोट और पेरेस्ट्रोइका दोनों के दोनों शामिल है। लेकिन ये काफी नहीं रहा। वहां की जो जनता थी वो जनता बिल्कुल सरकार के खिलाफ हो चुकी थी और जनता को जैसी अधिकार मिले या जनता को जैसी मौका मिला, वहां की जनता ने डायरेक्टली हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिए जगह जगह और धीरे धीरे हम देखते हैं कि सोवियत व्यवस्था धीरे धीरे खत्म होती चली गई और सोवियत संघ की जो समाप्ति है वो 25 दिसंबर 1991 में हुई। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ वैसे ही हम कह सकते हैं दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। तो आपके बोरिस येल्त्सिन है, ध्यान रखना, इनके नेतृत्व में, येल्त्सिन के नेतृत्व में जो है पूर्वी यूरोप के देशों ने, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन्होंने क्या किया? सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। तीनों देश का नाम याद रखना है, एक रूस का, दूसरा यूक्रेन का और तीसरा बेलारूस का। इन तीनों ने डिक्लेयर कर दिया कि हम पार्ट नहीं है किसके? सोवियत संघ के। और इस तरीके से सोवियत संघ का क्या हो गया?
कोलैप्स हो गया, ये धराशायी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने टेस्ट में भी आप लोगों को दिया था सीआईएस के बारे में, और आपके प्री बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था सीआईएस क्या है। तो पूरा नाम पूछ ले, आपको ध्यान रखना है स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, ये नाम याद रखना है आप सभी को। सोवियत संघ के विघटन के बाद में 15 नए देशों का उदय हुआ, और इन सभी देशों ने एक अंतर सरकारी संगठन का निर्माण किया। इन सभी देशों ने 15 देशों ने मिलकर ही एक ऐसा संगठन बनाया जिसमें ये सारी की सारी जो सरकार है वो अपनी पार्टिसिपेशन करती है, और ये बेसिकली इनकी सदस्य स्वेच्छा थी। आपकी इच्छा है, आप इसमें शामिल होना चाहो तो हो सकते हो, नहीं होना चाहो तो नहीं हो सकते। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीआईएस का निर्माण किस प्रकार हुआ, तो आप कह सकते हो सोवियत संघ के विघटन के बाद में 15 देशों ने स्वेच्छा से एक अंतर सरकारी संगठन बनाया, और इसी को ही सीआईएस के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा संघ है जो अपने सदस्यों को देशों के बीच में व्यापार, श्रम और जो है वस्तुओं की आवाजाही बनाए रखता है। वैश्वीकरण वाली बात है कि देशों के बीच में व्यापार बढ़े, इसीलिए संगठन बढ़ा है। आपसी अगर किसी देश को लेबर की जरूरत है अपनी कंट्री के अंदर, तो वो लेबर क्या हो सके, वहां पर सस्ते दामों पे पहुंचे जा सके, और तीसरा वस्तुओं को भी क्या हो सके, आवाजाही कराई जा सके। सोवियत संघ का विघटन हुआ, पहले 2 ध्रुव थे, एक ध्रुव खत्म हो गया, तो अब क्या बचेगा, पूरा विश्व एक ध्रुवीय विश्व हो गया। और हम कह सकते हैं कि वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद में विश्व में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका ही बचा, और कह सकते हैं पूरा विश्व जो है एक ध्रुवीय हो गया। अब यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट है, अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इसलिए, आपसे लॉजिकली क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या वर्तमान समय में विश्व एक ध्रुवीय है या नहीं, अपने उत्तर की पुष्टि करें, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो हम कह सकते हैं वर्तमान में विश्व जो है एक ध्रुवीय नहीं है, क्योंकि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पढ़ा है ना हमने। सत्ता के लिए आज जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल अमेरिका ही एकमात्र ऐसी शक्ति नहीं है जिसका वर्चस्व या दबदबा है। विश्व में आसियान है, यूरोपीय संघ है, चीन है, ब्रिक्स है, इसके अलावा G7 के बारे में अभी आप देख रहे हो, G20 देखा अभी आप लोगों ने। तो ये विश्व के ऐसे संगठन है जिसमें अमेरिका एकमात्र महाशक्ति नहीं है। तो बताया गया कि अमेरिका विश्व का एक केंद्रीकरण रहा, और विश्व में 1990 के आसपास विश्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी गतिविधियां हुई उस पर अमेरिका का फैसला मुख्य माना जाता था। लेकिन वर्तमान की बात करी मैंने, वर्तमान में जो विश्व है वो एक ध्रुवीय नहीं है। वर्तमान में जो विश्व है वो एक ध्रुवीय नहीं है। विश्व एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित 1990 के दशक में हुआ, और एक ध्रुवीय विश्व बनने के बाद कई सारे परिणाम देखने को मिले। जैसे अब भाई पहले आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कुल मिला के यह कि भाई विश्व जब एक ध्रुवीय हो गया तो उसके बाद क्या क्या बदलाव हुए, तो हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी व्यवस्था का अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे देश जो लोग समाजवाद को मानते थे उन देशों ने भी अपनी अर्थव्यवस्था का जो रुख है वो पूंजीवादी रुख अपना लिया। और साम्यवादी व्यवस्था पूंजीवाद को हरा पाएगी कि नहीं, ये विवाद का विषय नहीं रहा हमारे लिए। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम कह सकते हैं साम्यवादी जो व्यवस्था थी वो क्या हो गई, कमजोर हो गई, और उदार लोकतंत्र का पूरे विश्व में प्रचार हुआ। तो 4 नंबर में यहाँ से एक नया क्वेश्चन ये बन सकता है, क्वेश्चन लिख लो आप लिखना चाहो तो, कि एक ध्रुवीय विश्व होने के बाद में विश्व में क्या परिवर्तन आए, नया क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है। सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, तो बहुत छोटे पॉइंट है इसमें, वैसे आप बड़े करके लिखोगे इसमें कि भाई सबसे पहली बात आप रख दोगे कि सोवियत संघ ने अपने अधिकतर जो पैसे थे वो हथियार बनाने में और देशों को अपने गुट में शामिल करने में खर्च कर दिए, जिसकी वजह से वो अपने नागरिकों की आकांक्षा जो है वो पूरी नहीं कर पाया। इसके बाद में सोवियत प्रणाली की जो ब्यूरोक्रेसी थी, नौकरशाही थी, वो काफी ज्यादा कठोर नीति से शासन कर रही थी, उसका शिकंजा काफी टाइट हो गया था। आप कह सकते हो कि नौकरशाही जो थी वो अपना दमनकारी नीतियों को लागू कर रही थी। इस वजह से साम्यवादी पार्टी जो है वो निरंकुश शासन कर रही थी, उस पर अंकुश लगाने वाली कोई अन्य पार्टी नहीं रही। इसका तानाशाही रवैया बढ़ गया, तानाशाही जो आपका रवैया है बढ़ गया। इसके अलावा सोवियत संघ ने कई सारे सुधार नहीं किए थे, जैसे जैसे अमेरिका के अंदर नई नई तकनीकों का आविष्कार हो रहा था, क्योंकि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, बंद अर्थव्यवस्था थी। बाहर से चीजें सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में नहीं आ रही थी, जो वो खुद डेवलप कर पाती थी वही चीजें थी इसके अंदर। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि भाई रूस जो है वो सोवियत संघ के अंदर अधिक प्रभावशाली था, 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, परंतु चलती ज्यादा किसकी थी, संसाधन सबके यूज होते, पैसा टैक्स के रूप में सबका जाता, परंतु रूस का ही वर्चस्वशाली था, या रूस ही वर्चस्व
उसका ज्यादा था, हम ये कह सकते हैं। इस वजह से बाकी देशों को भेदभावपूर्ण लगता था, इसीलिए इसका विघटन हो गया। इसके बाद में अंतिम जो आपने शुरू में पढ़े थे, सोवियत संघ के जो अंतिम महासचिव थे मिखाइल गोर्बाचेव, उनके द्वारा अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार किए गए। अर्थव्यवस्था में क्या सुधार किए गए, ग्लास नोट और पेरेस्ट्रोइका, उसको एक्सप्लेन कर देना, ये हो जाएगा। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम देखो, सोवियत संघ के विघटन के बहुत सारे परिणाम है। जैसे शीत युद्ध समाप्त हो गया, अब ये विषय रहा ही नहीं कि अमेरिका ज्यादा महाशक्तिशाली है कि सोवियत संघ ज्यादा महाशक्तिशाली है। हथियारों की जो होड़ थी वो भी धीरे धीरे कैसी होने लगी, समाप्त हो गई, हम ये भी कह सकते हैं। और पूरी दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व आ गया, ये पूरी दुनिया एक ध्रुव हो गई। CIS का निर्माण हुआ, आप कह सकते हो, ठीक है भाई। 15 नए राष्ट्रों का उदय हुआ। सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी है वो कौन बना, रूस बना। और विश्व की राजनीति में जो है, विश्व की राजनीति में पूंजीवादी देश जो है वो मुख्य भूमिका निभाने लगे, पूंजीवाद का प्रचार होने लगा। जैसे भारत ने भी देखो 1991 में ही LPG मॉडल को अपनाया था। LPG मॉडल मतलब उदारीकरण को अपनाया था, उदारीकरण को अपनाया था इसी टाइम पे, आप ये कह सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट है शॉक थेरेपी के बारे में। शॉक थेरेपी कहते हैं कि इसको 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। और साम्यवाद के पतन के बाद, यानी सोवियत संघ का जैसे ही विघटन हुआ उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम ये देखते हैं, सोवियत संघ का जैसे ही क्या हुआ, विघटन हुआ, स्तर पर बहुत सारी पूंजीवादी देशों में मौजूद जो संस्थाएं थी वो संस्थाएं रूस के अंदर आ जाती है या सोवियत संघ के अंदर आ जाती है। और वहां पर जो पहले से मौजूद उनकी इंडस्ट्रीज थी, उद्योग थे, उन्हें औने पौने दामों में खरीदती। आप कह सकते हो कि शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी ये जो आघात था बेसिकली अमेरिका के द्वारा दिया गया था। आघात भी क्यों दिया गया था, क्योंकि अमेरिका से ही सोवियत संघ का क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। अमेरिका चाहता था कि मैं हथियार में तो उसको हरा नहीं पाऊंगा क्योंकि बस उसके पास भी परमाणु हथियार है, अगर मैंने उसके पास हमला किया तो वो भी मुझे हमला करेगा। तो उसकी अर्थव्यवस्था हमें कमजोर करनी है। तो ये सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था कमजोर की गई अमेरिका के द्वारा, उसका लास्ट में निदान यानी उसका उपचार भी अमेरिका ही ने किया। पूंजीवादी संगठन के जैसे IMF और आपका IMF और WB, ये 2 बड़ी संस्था थी, वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये बेसिकली सोवियत संघ में गई और वहां की जो अर्थव्यवस्था थी, डूबती अर्थव्यवस्था, उसको सहारा दिया। वहां पर लोगों को ऋण दिए गए, सरकार को ऋण दिए गए, ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज को दोबारा से मजबूत कर सके, वहां पर जो भी मौजूदा इंडस्ट्रीज थी। तो कह सकते हो कि ये एक संक्रमण था किस प्रकार का, साम्यवाद की तरफ से पूंजीवाद की तरफ का। पूंजीवाद लिख सकते हो या फिर आप यहाँ पर उदार लोकतंत्र कह सकते हो। आपसे पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कई बारी कि आप ये कैसे कह सकते हो कि शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का एक अच्छा रास्ता था या नहीं था। आपको इसके उत्तर की पुष्टि करनी होगी। तो हम कह सकते हैं ये काफी कष्टदायक रहा, क्योंकि पूरी की पूरी रूस की जो है काया पलट हो गई थी। शीत युद्ध के दौरान वो एक महाशक्ति के रूप में था, शीत युद्ध के बाद में उसकी जो इंडस्ट्रीज थी वो बिल्कुल ही इंडस्ट्रीज ठप पड़ गई। सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इंडस्ट्रीज को चला सके। इसके लिए उन इंडस्ट्रीज को सरकार ने औने पौने दामों में बेचना शुरू कर दिया और विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया उसको। वहां पर शॉक थेरेपी से पहले की बात करें तो अधिकतर नियंत्रण सरकार का था, 90% नियंत्रण जो है अब निजी हाथों में चला गया उद्योगों का। तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए और जिसका नुकसान और जिसका असर सबसे ज्यादा किस पे पड़ा, जनता के ऊपर पड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ या लोकतंत्र की तरफ संक्रमण का एक कष्टदायी तरीका था, क्योंकि सोवियत संघ ने कैसा मॉडल अपना लिया, पूंजीवादी मॉडल अपना लिया। अब इसकी विशेषता क्या क्या है, तो विशेषता इसकी क्या है, सबसे पहली बात तो जो संसाधन पर अधिकार थे पहले सरकार के थे, तो अब वो निजी हाथों में जाने लगे, निजीकरण होने लगा। सामूहिक फार्म जो है निजी फार्म में बदलने लगे, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई और साथ ही साथ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी देशों की जो नीति थी, WTO की जो शर्तें हैं उसको स्वीकार करनी पड़ी। 90% जो उद्योग जो है वो किसके हाथ में चले गए, निजी हाथों में चले गए। रूस की जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई पूरी तरीके से। रूस का जन कल्याण का स्तर है वो पुराना जो था उसका अंत कर दिया गया था।
विश्व की सबसे बड़ी क्रांति थी, ये भी मैंने आपको बता दिया। आर्थिक अलग अलग परिणाम है इसके, बस नॉन मनी परिणाम के। एक आएगा माफिया वर्ग का उदय, आपसे पूछा जाए जरायम पेशा लोग से आप क्या समझते हो? जरायम पेशा, तो रूस में माफिया वर्ग का उदय हुआ। जैसे आपने पुरानी इंडिया की फिल्मों में देखा होगा कि अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं, तो उसी बीच में कुछ गरीब या फिर एक मसीहा ऐसा निकलता है, डाकू बन जाता है, जो अमीरों से छीन कर गरीबों को देता है। तो रूस में भी कुछ ऐसे ही एक वर्ग उभरा था जिसे जराइम पेशा कहा गया। और ये जराइम पेशा बेसिकली क्या करते थे? अमीरों से छीन कर गरीबों को देते थे। इसका भी उदय हुआ। खाद्यान्न संकट हो गया था वहां पर। आज भी हम देखते हैं सोवियत संघ के अंदर कि भाई सोवियत संघ का विघटन तो हो गया, लेकिन उसके आसपास के जो देश है उस पर लगातार संघर्ष बना हुआ है। आपसे यहां से भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था तनाव और संघर्ष को लेकर। पूर्वी सोवियत संघ के अधिकांश जो गणराज्य है वहां पर आज भी तनाव या संघर्ष बना रहता है। जैसे रूस के दो गणराज्य हैं, एक तो चेचन्या और दूसरा आपका दागिस्तान। इन दोनों के बीच में हिंसक अलगाववाद के आंदोलन चल रहे हैं। जैसे भारत में नागालैंड के अंदर चलते हैं, आपने सुना होगा मणिपुर के अंदर, मणिपुर में भी चल रहा है। इसके अलावा पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया जो है, चेक और स्लोवाकिया दो में बट गया है। देखो पहले एक ही था ये चेकोस्लोवाकिया, अब चेक गणराज्य अलग बन गया है और स्लोवाकिया अलग बन गया है। तो यहाँ पर हिंसक संघर्ष चलता रहता है। बाल्कन क्षेत्र आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी जो है गृह युद्ध या आंतरिक रूप से लोग लड़ते रहते हैं, ध्यान रखना है। एक तो वहां पर आपका क्रोशिया, स्लोवानिया और आपका हर्जेगोविन, ये वो इलाके हैं जिन्होंने अपने आप को यहाँ पर अलग घोषित कर दिया है। बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं ये आपको याद रहना चाहिए। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया, ये 3 प्रदेश हैं जो बेसिकली बाल्कन क्षेत्र में आते हैं। मैप में आपसे पूछा जाता है। बाल्कन और बाल्टिक क्षेत्र जो है वो एक दूसरे से को सिमिलर है। देखो एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कब बने थे आपको ध्यान रखना है। 1991 में बने। और नाटो में शामिल कब हुए? तो 2004 में शामिल हुए। ये भी आप याद रख सकते हो। अब आपको पता है रूस के बीच में और वर्तमान समय में यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है वो क्यों चल रहा है? क्योंकि यूक्रेन जो है वो किस में शामिल होना चाहता है? नाटो में। और रूस चाहता नहीं है। रूस जानता है कि अगर नाटो में यूक्रेन शामिल हो गया तो नाटो की आर्मी मेरे दरवाजे तक आ जाएगी। जिस तरीके से अभी रूस जो है वो यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, हमले कर रहा है, और कल को उनके बीच का संबंध जब खराब होगा तो रूस के साथ भी ऐसे ही होगा, इसीलिए वो उसको शामिल होने नहीं दे रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। मध्य एशिया में ऐसे कौन कौन से देश है जहां पर 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला है? तो ध्यान रखना है ये मध्य एशिया के तजाकिस्तान में। कहां पर? तजाकिस्तान में। इसके अलावा आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, यहाँ पर भी गृह युद्ध होते रहते हैं। तो ये भी याद रखना है इस चैप्टर से। इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है जो भारत से संबंध के बारे में पूछा जाता है कि भारत और रूस के संबंध बताइए। तो 4 तरीके के संबंध हैं। एक राजनीतिक संबंध है, दूसरे आपके आर्थिक संबंध है, तीसरी सांस्कृतिक है और चौथा सैनिक। ठीक है भाई, 4 तरीके के संबंध है। तो आप कह सकते हो राजनीतिक संबंध में ये कह सकते हो कि भाई भारत का बहुत अच्छा मित्र है, सदा से ही जब भी यूएनओ में कश्मीर मुद्दे पे वीटो लगता है तो उसमें भारत का हमेशा जो है सोवियत संघ या रूस सपोर्ट करता है। जब यूक्रेन पे भी वॉर हुआ तो भारत ने उसकी इतनी निंदा नहीं करी है कि भारत ने एक बात ये कही थी कि हर देश को अपनी स्वयं प्रभुत्ता रखने, सुरक्षा करने का अधिकार है, चाहे वो रूस रहे चाहे वो यूक्रेन रहे। अब ऐसी स्थिति में चाहे किसी देश को युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि भाई आर्थिक संबंध में तो आज भी भारत के अंदर जो आपके 2 उद्योग है, एक तो आपका भिलाई और बोकारो, ये दोनों के दोनों आज भी किसके सहायता से? सोवियत संघ यानी रूस के सहायता से चलाई जाते हैं। जब भारत में आर्थिक संकट आया था तो भारत की मुद्रा जो है उसमें सोवियत संघ ने हमसे व्यापार कर रहा था, तो हम ये भी कह सकते हैं। दूसरी बात, सांस्कृतिक कल्चर की बात करें तो भारत के अंदर भारत की जो हिंदी फिल्म है वो यूरोप में बहुत पसंद की जाती है। भारत में यूरोप की जो लड़कियां है वो बहुत पसंद की जाती है ना भाई। और साथ ही साथ में हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट है जो रूस में जाते हैं। इसके अलावा रूस के साथ में हमारे कई संचार उपग्रह सैटेलाइट जो है वो हमने साथ में उनके छोड़े या फिर वो हमारी हेल्प भी करता था। और साथ ही साथ में हम ये भी कह सकते हैं सैनिक संबंध में कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करी थी 1971 के युद्ध में, तो भारत के अंदर
या भारत की मदद जो है वो किसके द्वारा की गई थी, यूएसएसआर के द्वारा मदद की गई थी। ठीक है भाई। तो भारत के जो परमाणु कार्यक्रम है जो हुए, तो उस परमाणु कार्यक्रम के बाद में बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने भारत पे प्रतिबंध लगाए थे। तो रूस ने प्रतिबंध तो नहीं लगाए, लेकिन भारत से कुछ समय के लिए संबंध खराब हो गए थे भारत के। ये इस तरीके से चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। सारे के सारे पॉइंट आपको इसके अंदर लिख देने।